गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपने संधि के 3 भेदों के अंतर्गत स्वर संधि की विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की। अब आइए चलते हैं व्यंजन संधि की ओर। तो संधि के दूसरा भेद है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा देखेंगे हम पहले। तो व्यंजन संधि की परिभाषा मैंने यहाँ लिखी है। व्यंजन का किसी व्यंजन के साथ अथवा स्वर के साथ मेल होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे अब मैंने उदाहरण दिया है जगत जमा ईश है, तो आप ध्यान दीजिए पहले पद के अंत में तय व्यंजन है। व्यंजन संधि में एक चीज विशेष रूप से ध्यान देना आप, जो संधि विच्छेद होती है उसमें पहले पद के अंत में हलंत लगा हुआ वर्ण होगा। और हलंत कहाँ लगते हैं? व्यंजन के हलंत लगते हैं, स्वर के कभी हलंत नहीं आते हैं। तो पहले पद के अंत में तय के हलंत लगा है, यानी कि ये क्या है? व्यंजन। व्यंजन के परे कोई स्वर हो, या फिर जैसे मैंने दूसरा उदाहरण लिखा है जगत जमा नाथ, इसमें पहले पद के अंत में क्या है? तय। और दूसरे जो उत्तर पद है उसका शुरू का वर्ण क्या है? न। यानी कि व्यंजन के परे क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन संधि की परिभाषा में क्या था? व्यंजन के परे कोई व्यंजन हो या व्यंजन के परे कोई स्वर हो। तो व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, अब इस तय में जो परिवर्तन हुआ उसको व्यंजन संधि कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है। तो जगत तय हलंत है, इसके परे ई है, स्वर है। तो अब नियमों में आप ये चीजें पढ़ोगे, तय के परे स्वर हो, तय को तीसरा वर्ण हो जाता है द, जगदीश है बन गया, इस तरह। तो अब आइए चलते हैं व्यंजन संधि के भेद। व्यंजन संधि के कई भेद हैं, जिसमें मुख्य भेद है, अब मैंने जैसे बताया है व्यंजन संधि के जो पार्ट किए हैं, सत्व संधि, जसत्व संधि, ष्टुत्व संधि, चरत्व संधि और अनुस्वार संधि। ये 5 भेद है। तो 4 भेदों का ज़्यादा वर्णन मिलता है। आइए चलते हैं आगे। इन भेदों को समझने से पूर्व हमें कुछ छोटे छोटे नियम देखने पड़ेंगे। व्यंजन संधि के भेदों उदाहरणों को समझने से पूर्व इस तालिका को समझना जरूरी है। अब देखो, एक मैंने तालिका बनाई है। आप कहोगे अब सर कै ख गै समझा रहे हैं, ये कै ख गै भी एक बार आपको समझ होनी जरूरी है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कै से लेकर है तक व्यंजन होते हैं, लेकिन कै से लेकर मैं तक ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये 25 वर्णों का जो है क्रम है ये। तो कै ख गै घ अंग, इसको बच्चे ना डै बोलते हैं, ये डै नहीं होता, ये होता है अंग। इसका नासिका से भी उच्चारण होता है। तो ये 5 वर्णों की तालिका है ना। अब कै ख गै घ अंग, ये कैसे शुरू होने वाली तालिका कवर्ग कहलाएगी। 5 वर्णों का एक वर्ग बनाता है। कैसे शुरू होने वाली? कवर्ग। च से शुरू होने वाली चवर्ग, ट से शुरू होने वाली टवर्ग, तय से शुरू होने वाली तवर्ग और पै से शुरू होने वाली पवर्ग। आपको ये कहा जाए कवर्ग का तीसरा वर्ण, तो कवर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा? गै। आपको ये कहा जाए टवर्ग का तीसरा वर्ण, तो कौन सा है? डै। आपको ये कहा जाए पवर्ग का पंचम वर्ण, तो पवर्ग का पंचम वर्ण क्या है? मैं। तो आपको ये तालिका का ज्ञान जरूरी है। आगे हम चलते हैं सुत्व संधि, पहला भेद जो है। ध्यान देंगे, नियम रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समझ लेंगे। सुत्व संधि में क्या है? नियम दिया है स या तवर्ग से पहले या बाद में। देखो उदाहरण के साथ साथ लगाते हुए समझेंगे। स या तवर्ग से पहले, तवर्ग का मतलब क्या है? तवर्ग का मतलब है तय थ द ध न, ये 5 वर्ण में से कोई वर्ण हो। पहले या बाद में स या चवर्ग का कोई भी वर्ण हो। चवर्ग का मतलब क्या है? च छ ज झ य, ये 5 वर्ण में से। तो क्रमशः स और चवर्ग हो जाता है। तो स किसको होगा? अब जैसे कस जमा चित मैंने उदाहरण दिया है, कस जमा चित, तो यानी कि स के परे कोई, स के परे चवर्ग हो। जैसे नियम में दिया है ना, स या तवर्ग से पहले या बाद में स या चवर्ग का कोई भी वर्ण हो। तो स के परे चवर्ग का च वर्ण है, तो स को क्या हो जाएगा? स को स और तवर्ग को चवर्ग, तो स को स हो जाएगा। स को कौन सा स हो गया? इस स को 21 वाला स बोलते हैं ना, ये हो जाएगा। कश जमाचित कश्चित, दुष जमा चरित्र, स के परे च है, स को क्या हो जाएगा? ये स। हरिश सेते, हरिश सेते। तो आगे ये नियम के अंतर्गत देखे आपने,
तवर्ग को चवर्ग, तय के परे कोई चवर्ग है तो तय को भी चवर्ग ही हो जाएगा। तय के परे च है, तय को भी क्या हो जाएगा, च। उच्चारण सत जमा चित सच्चित, सत जमा जन सज्जन। अब देखो द के परे द किस में आता है, तवर्ग में, तैत है द। और जब ये जय किस में आता है, च छ जय। तो द के परे जय है तो द को भी चवर्ग का चौथा वर्ण हो जाएगा। ये चवर्ग का चौथा वर्ण है ना, सॉरी तवर्ग का, तैत है द, तैत है द, तीसरा वर्ण, तवर्ग का तीसरा वर्ण है ना, तैत है द। और ये कौन सा वर्ण है, चवर्ग का च छ जय, चवर्ग का तीसरा वर्ण। तो इसके स्थान पर चवर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, सज्जन बनेगा। उद जमा ज्वल है, इसमें भी द को जय हो जाएगा, उज्ज्वल है। तो आइए चलते हैं दूसरा भेद, श्रुत्व संधि। श्रुत्व संधि का नियम क्या है, स या तवर्ग से पहले अथवा बाद में स या टवर्ग का कोई वर्ण हो तो क्रमशः स और टवर्ग हो जाता है। जैसे स को स। अब रामस जमा टिकते उदाहरण दिया है। अंतिम वर्ण क्या है, रामस, स हलंत है। उसके बाद क्या है, ट। तो स के परे क्या हो, स षटकोण वाला या टवर्ग हो तो क्रमशः स और टवर्ग हो जाता है। तो इस स को क्या हो जाएगा, देखो इस स को है ना, क्रमशः ये स षटकोण वाला, स को स हो गया, रामस टिकते। धनुष टंकार, स के परे ट हो तो इस स को भी क्या हो जाएगा, स। और तवर्ग को टवर्ग हो जाएगा। त के परे ट है तो त को भी ट हो जाएगा, इस जमा ट। स के परे त है, अब इसमें ये जो है स के परे त है, ये अपवाद है। स के परे, ये 3-4 उदाहरण अपवाद है। कुछ अपवाद में क्या होते हैं कि उसमें नियम नहीं लगते। स के परे त है, इस त को ट हो जाएगा। इनमें कोई अलग से जो है ना, ये इसका इस नियम का विरोध करते हैं। तो ये 3-4 उदाहरण आप देख लोगे। अगला जो है पॉइंट, तीसरा भेद है जसत्व संधि। यदि इसकी परिभाषा देखें, यदि पूर्व पद के अंत में वर्ग का पहला अक्षर हो, पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद कौन सा है, जैसे दिक जमा अंबर है, इसमें पूर्व पद कौन सा है, दिक, इसका अंतिम वर्ण क्या है, क। वर्ग का पहला अक्षर, अब कवर्ग का पहला अक्षर है और उससे परे वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, वर्ग का कौन सा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो। तीसरा चौथा में जैसे कवर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, ग, चौथा क्या है, घ, और पांचवा क्या है, अंग। या ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण क्या होता है, स है, ये 4 वर्ण ऊष्म वर्ण होते हैं, ये हो तो पहले अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। या फिर कोई स्वर हो, पांचवा वर्ण या कोई स्वर हो, वर्ण या कोई स्वर हो, कोई स्वर हो। जैसे बताया, पूर्व पद के अंत में वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग का पहला अक्षर क्या है, क, और उसके परे कोई स्वर हो तो क्या हो जाता है, पहले अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। क के स्थान पे वर्ग का, कवर्ग का पहला अक्षर क है, इसके स्थान पे कौन सा वर्ण हो जाएगा, तीसरा वर्ण ग हो जाएगा। तीसरा वर्ण क के स्थान पे ग। दिगंबर है, वाक जमा ईश्वर, वागीश्वर है। चित, तय के परे स्वर है तो तय को तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, तैत है द हो जाएगा। सट जमा आनंद, तय के परे स्वर है, ट को तीसरा वर्ण ड, इस तरह हो जाएंगे। दिग जमा गजय, देखो क के परे कोई तीसरा वर्ण है किसी वर्ग का तो क के स्थान पे भी तीसरा वर्ण हो गया, ग, दिग्गजय। जगत जमा ईश है, तय के परे कोई स्वर है तो तय को तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, द। सत जमा आचार है, तय के परे कोई स्वर है, तय को तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, द, सदाचार है। तो आइए चलते हैं चौथा भेद, चर्त्व संधि। चर्त्व संधि का नियम में क्या दिया है, यदि ह्रस्व स्वर से परे छ हो, ह्रस्व स्वर, अब ये जैसे कुछ अपवाद में आएंगे, इनके पीछे हलंत नहीं लगा, ये अपवाद में आते हैं। वृक्ष, ये पूरा शब्द है, वृक्ष, स्व का अर्थ है अपना, शिव, ये पूरा शब्द है। और इसके पीछे जैसे छ से शुरू होने वाले कोई भी शब्द हो, ये ध्यान देना है। छ हो तो दोनों के मध्य च का आगम हो जाता है। वृक्ष जमा छाया,
इसमें बीच में च आ जाएगा। वृक्ष छाया, स्व जमा छंद स्वच्छंद, शिव जमा छाया शिवच्छाया। आगे दिया है तय के परे लय हो, तो तय को भी लय हो जाता है। देखो ध्यान देना, बहुत सिंपल है। तय पहले पद के अंत में तय है, उधर क्या है लय, तो तय को भी लय हो जाएगा। तल्लीन है, तत् जमा लय तल्लय है। तो इस प्रकार आपको व्यंजन संधि के उदाहरण समझ आ गए होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि संस्कृत के अन्य विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा मिले। संस्कृत के साथ हिंदी विद्यार्थियों को भी इसका विशेष फ़ायदा मिलेगा। और विसर्ग संधि हम अगले वीडियो में पार्ट 3 में देखते हैं। तो सभी का थैंक्स, हैव ए गुड डे।